Hello students, so today I will teach you the second chapter of class 12th political science, the end of bipolarity। ये हमारा चैप्टर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है, जो बुक 1 है आपकी उसका है ये। और ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बट अब इसके अंदर थोड़े से जो टॉपिक्स एडिड हुए हैं उसे भी हमें इसके साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है चैप्टर 2, इसे पूरा कम्प्लीटली पढ़ लेना है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। उसके बाद इसमें मर्ज कर दिया है हमारा चैप्टर 3 जो है यूएस हेजीमनी वाला, लेकिन उसके हमें कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स पढ़ने हैं, सिर्फ सिलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ना है। उसके साथ साथ उसमें कुछ एडिट कर रखे टॉपिक्स जैसे CIS हो गया या 21st अरब स्प्रिंग हो गया, इन सबको भी हमें पढ़ना है। तो मैं इसी वीडियो में, मतलब जिसका पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम एडिट टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा कंप्लीट चैप्टर 2 जो है हमारा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी ये पढ़ेंगे, और जिसके साथ मर्ज हो गया द यूएस हेजीमनी उसे हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो एडिट टॉपिक्स हैं उनके साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो नाउ द क्वेश्चन, आपको इस चैप्टर के नाम से क्या समझ में आ रहा है कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो चैप्टर 1 था द कोल्ड वॉर एरा 9/11 मूवमेंट, उसमें क्या था कि जो सोवियत मतलब जो यूनियन जो बाइपोलैरिटी होती है उसका मतलब होता है कि वर्ल्ड का डिवीजन हो जाना टू सुपर पावर्स में। जैसे हमें पता है कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 सुपर पावर्स थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। कौन कौन सी थी? एक USA थी और एक USSR थी। ऐसे ही अब इसमें लिखा है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब एंड हो गया बाइपोलैरिटी का, तो वर्ल्ड क्या बन जाएगा? यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर कंट्री होनी, और वो कौन सी थी? USA। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे जो फर्स्ट कंट्री थी, मतलब जो सुपर पावर 2 कंट्रीज थी उनमें से एक का एंड हो गया। और किसका हुआ है? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन कौन थी? USSR, जो अब रशिया कहलाती है। तो अब हम इसकी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, कैसे सोवियत सिस्टम का जो USSR है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब अलग हो गया, और वो कैसे एक सुपर पावर देश से हट गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो पैराग्राफ है हमारा, अगर आप अपनी NCERT बुक खोलेंगे तो आपको यही दे रखा है, व्हाट इज़ सोवियत सिस्टम, कि सोवियत का सिस्टम क्या था। स्टार्टिंग से सोवियत के बारे में पढ़ेंगे कि रशिया जो USSR था उसका स्टार्टिंग से पूरी हिस्ट्री पढ़ते हुए आएंगे कि क्या क्या हुआ था उसके अंदर। सो व्हाट इज़ द सोवियत सिस्टम का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917 गिव बर्थ टू USSR। तो एक रिवॉल्यूशन आया, रिवॉल्यूशन का आपको मतलब होता है क्रांति। क्रांति मतलब होता है चेंज आना। एक सोशलिस्ट चेंज आया रशिया में 1917 में, जिसने बर्थ दिया, जन्म दिया किसको? USSR को। मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी, मतलब 4-5, मतलब कह सकते हैं हम कि 10-12 कंट्रीज़ ने मिलके एक आइडियोलॉजी बनाई सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है जिसमें सारा जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है हर चीज़ सिटीजन्स को। तो इन सब आइडियोलॉजी जो कंट्री के एक जैसी थी, उन्होंने एक रिवॉल्यूशन करा, और इन रशिया में बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी, जैसे मैंने बताया 10-12 कंट्री, वो मर्ज हो गई, एक साथ बन गई, इकट्ठा हो गई, और उन्होंने क्या करा? USSR को बना दिया, मतलब अपनी पूरी कंट्री का एक नाम रख दिया, जितनी भी सारी 10-12 कंट्री में थी उनका नाम USSR रख दिया। और ये कब हुआ था रिवॉल्यूशन? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये 1917 में टेक प्लेस, मतलब हुआ था। ठीक है, विद इंस्पिरेशन ऑफ सोशलिज्म। और उनकी इंस्पिरेशन क्या थी? सोशलिज्म, जैसे मैंने बताया, बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। और उनकी क्या क्या प्रिंसिपल्स, रूल्स थे। अगर हम बात करें कि सोशलिज्म में क्या क्या रूल्स थे USSR के, तो फर्स्ट है हमारा टू एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो इसमें सब जब सोशलिज्म आ गया रशिया में, USSR में, तो गवर्नमेंट के कुछ रोल होते हैं, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसमें क्या है, पूरे जो सिटीजन्स हैं कंट्री में, जितने भी लोग रहते हैं, उन्हें मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, मतलब सबको एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। सेकंड है द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़। और गवर्नमेंट ही सब्सिडी देती है बेसिक नेसेसिटीज़ की। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है? जैसे वाटर, मेडिकल, हेल्थ केयर, फूड, ये सब कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट कराएगी। किसको? USSR को। USSR की जो गवर्नमेंट है वो USSR की सिटीजन्स को ये सब प्रोवाइड कराएगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना है, क्योंकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई थी USSR के जो लोग, पॉपुलेशन रहती थी उनके लिए। तो जो प्रोडक्टिव एसेट्स है, प्रोडक्टिव एसेट्स आपको पता है किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा मूल्य होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं लैंड जो होता है, जितना भी लैंड था USSR में, वो सब ओन्ड, मतलब उसका मालिक कौन था, उसे कंट्रोल कौन करता था? स्टेट। स्टेट यहाँ कंफ्यूज मत होना, स्टेट गवर्नमेंट को ही कहते हैं। आपके NCERT बुक में भी स्टेट ही लिखा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ही होता है। ठीक है, हम आगे भी ऐसी वर्ड्स पढ़ेंगे, तो बट उसका मतलब गवर्नमेंट ही होता है। तो जितना भी लैंड था, जितने भी
कुछ भी था वहाँ पे, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, लैंड है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, जितना भी सब कुछ है वो सब कंट्रोल और किसका है, वो ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट। गवर्नमेंट ही उसे कंट्रोल करता है, उसका मालिक भी गवर्नमेंट ही होता है। कहाँ पर? यूएसएसआर में, जब वहाँ पर सोशलिज्म था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ Russia was the only republic of 15 republics that dominates everything and people in the region। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था कि 12-13 कंट्रीज़ ने मिलकर एक साथ मर्ज होकर क्या बनाया था, यूएसएसआर, जब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। लेकिन इसमें क्या लिखा है, रशिया वॉज द ओनली रिपब्लिक अमंग 15। तो 15 रिपब्लिक्स थी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रिपब्लिक्स का मतलब ही कंट्री होता है कि 15 एक कंट्रीज़ थी। तो यूएसएसआर किससे बना था? 15 कंट्रीज़ से मिलकर। सो आप इसे नोट कर सकते हैं अपने जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जैसे पॉइंट्स में जो आप लिखते हैं। तो यूएसएसआर जो था वो 15 कंट्रीज़ से मिलकर बना था। ठीक है, 15 कंट्रीज़ थी उसके, मतलब जो मर्ज हुए थे। तो उसमें क्या लिखा है इसमें कि रशिया वॉज द ओनली, इन ये जो 15 कंट्रीज़ थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बेलारूस थी इसके अंदर, यूक्रेन थी, और भी बहुत सारी, जैसे कज़ाकिस्तान थी, ऐसी और 15 कंट्रीज़ थी। तो रशिया जो था इनमें से वो डोमिनेट करता था पूरे रिपब्लिक पर। मतलब इन 15 पे सबसे बड़ा इनका जो हेड था वो कौन था? रशिया था। आपको याद रखना है यूएसएसआर का हेड कौन था? तो रशिया हेड था यूएसएसआर का, आपको ये याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ The Soviet economy became more developed than the rest of the world except the US। और जो सोवियत इकॉनमी थी वो मोर डेवलप्ड, मतलब डेवलप्ड थी। हमें पता है यूएसएसआर डेवलप्ड था, और जितनी भी उसमें कंट्रीज़ थी, जैसे हमने पढ़ा है कि 15 रिपब्लिक्स मतलब कंट्रीज़ थी उसके अंदर, वो सारी कंट्रीज़ कैसी थी? डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। तो क्या था, इसकी वजह से जो सोशलिज़म था कंट्री में, यूएसएसआर में, इसकी वजह से क्या था, जो सोवियत की इकॉनमी थी वो ज़्यादा, जो यूएसएसआर की इकॉनमी थी वो ज़्यादा डेवलप्ड हो गई, कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। सिटीजन्स को सिर्फ अपना काम करना है, सब क्या प्रोवाइड कराएगी? गवर्नमेंट कराएगी, चाहे वो हेल्थ है, फूड है, मेडिकल है, कुछ भी है, तो वो सब कौन प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट कराएगी। चाहे वो लैंड रिसोर्सेज है, घर तक वहाँ पे जो यूएसएसआर में थे वो कौन देते, प्रोवाइड कराते? गवर्नमेंट कराते थे सिटीजन्स को। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सोवियत की जो इकॉनमी थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, हर चीज़ इसमें प्लान थी और डेवलप थी। तो इसमें लिखा है कि जो सोवियत इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई पूरे वर्ल्ड में। सबसे अच्छी जो इकॉनमी थी वो इस कंट्री की थी, सोवियत की। लेकिन किसको छोड़ के? यूएस को छोड़ के, क्योंकि यूएस नंबर 1 पर था इकॉनमी में उस टाइम पे भी, चाहे वो कोल्ड वॉर का टाइम हो या फिर वो जो यूएस रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1970 में, जब की बात हो, यूएस हमेशा नंबर 1 पर ही रहा है। इसकी जो इकॉनमी है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो फर्स्ट पे यूएस की इकॉनमी थी उस टाइम पर, और सेकंड पर सोवियत की इकॉनमी थी। Now the next point is, however, the Soviet system became very bureaucratic and authoritarian। लेकिन बाद में क्या हो गया, आपकी एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा है कि जो सोवियत का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया। ब्यूरोक्रेटिक किसे कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा इसमें जो रोल हो गया वो किसका हो गया? गवर्नमेंट का। जैसे आपने देखा सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है, वो ओन मालिक भी उसी की है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट कर रही है, हर चीज़ जो प्रोडक्टिव एसेट्स है। तो क्या हो गया? ब्यूरोक्रेटिक मतलब था जिसमें जो रोल है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा हो जाना। और अथॉरिटेरियन से मतलब सब कुछ जो कंट्रोल में हो वो किसके हो? गवर्नमेंट के हो। बड़ी बड़ी जो पावर्स होती हैं, अथॉरिटेरियन का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं वो किसके हाथ में हो? सिर्फ जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हम कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट के जो गवर्नर्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, इनके हाथ में होती हैं। तो इसकी वजह से अब आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं सोवियत सिस्टम में। In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost। अब आर्म्स रेस आपको पता है, जब हथियारों की रेस हो रही थी, जैसे हमने, अगर आपने चैप्टर 1 मेरा देखा होगा कोल्ड वॉर एरा का, उसमें आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें आर्म्स रेस हो रही थी, मतलब हथियार बनाने की रेस हो रही थी। मैंने बताया जैसे कि इन दोनों को, रशिया को लग रहा था कि यूएसएसआर को लग रहा था कि यूएस से ज़्यादा हथियार बना रहा है, और यूएसएसआर को लग रहा था यूएस से ज़्यादा हथियार बना रहा है। तो दोनों क्या कर रहे थे? बस क्या कर रहे थे? ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल्स बनाने में लग गए थे। तो क्या है कि जब सोवियत यूनियन मैनेज कर रहा था कि मैच करे वो यूएस से, मतलब कि जितनी यूएस बना रहा है मिसाइल्स उतनी ही ये बनाता रहे टाइम टू टाइम। अगर हम किसी की वो करते हैं, कह सकते हैं हम कॉपी करते हैं, तो उसका क्या होता है, जैसे हमें मना करते हैं कि किसी कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे सोवियत यूनियन कॉपी कर रहा था यूएस को मैच करने की, मैं यूएस जितनी ही मिसाइल्स बनाऊं, तो उसकी वजह से यूएस को बहुत ज़्यादा कॉस्ट चुकाना पड़ा, क्योंकि मिसाइल्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि यूएस तो नंबर 1 इकॉनमी है वर्ल्ड की, ये तो इजीली इसे कर लेगा अफोर्ड। बट सोवियत यूनियन का सिस्टम थोड़ा सेकंड नंबर पर आता है इकॉनमी में, और इसमें कंट्रीज़ भी ज़्यादा मिली हुई है, जैसे हमने पढ़ा 15 रिपब्लिक्स मिली हुई हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा ही इसे कॉस्ट देनी पड़ी मिसाइल्स बनाने की और मैच करने के लिए लेवल यूएस की।
नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। गोर्बाचेव कौन है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, तो अब हम आगे गोर्बाचेव के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। कौन थे गोर्बाचेव और इन्होंने कैसे डिसइंटीग्रेशन कराया यूएसएसआर का। अब डिसइंटीग्रेशन आप जानते हो किसे कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है जो 15 रिपब्लिक्स मिली हुई थी जिससे यूएसएसआर बना हुआ था, जो 15 कंट्रीज़ थी वो सब अलग हो गई एक दूसरे से, और उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया। जैसे अब तो यूएसएसआर में मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने जितनी 15 थी ये सब अलग अलग हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ यूएसएसआर। तो फर्स्ट है गोर्बाचेव के बारे में पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट इज मिखेल गोर्बाचेव। इनका फुल नेम क्या है, मिखेल गोर्बाचेव। वो हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985, सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम। अब मिखेल गोर्बाचेव जब बने 1985 में, वो क्या बने थे, जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। अब एक क्वेश्चन रेज होता है, आप याद रखना, यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी थी जो इलेक्ट होती थी और जीतती थी। दूसरी पार्टी को किसी को भी इतना अधिकार या इतना हम कह सकते हैं कि इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपनी एक पार्टी बनाए, कोई इंडिविजुअल, और फिर वो इलेक्शंस पे खड़ा हो। यूएसएसआर में सिर्फ एक वन पार्टी सिस्टम था, और वो पार्टी कौन सी थी, उसका नाम है द कम्युनिस्ट पार्टी। आपको नाम याद रखना है, द कम्युनिस्ट पार्टी थी सिर्फ सोवियत यूनियन में, और यही इलेक्ट होती थी खुद से और यही जीतती थी। ठीक है, कोई और सी कह सकते हैं हम पार्टी को अलाउ नहीं था इलेक्शन में खड़े होना और जीतना। ठीक है, तो मिखेल गोर्बाचेव भी द कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और वो क्या बने थे, जनरल सेक्रेटरी बने थे ऑफ द सोवियत यूनियन के। कब बने थे आपको याद रखना, 1985 में। सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम। इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि इन्हें क्या करना है, थोड़ा सा जो सोवियत सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाना है। रिफॉर्म्स मतलब होता है चेंज लाना है, उसे थोड़ा सा और बेहतर करना है, क्योंकि हमें पता है क्या था इसमें कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, और लोगों को ये पसंद नहीं था। वहाँ के जो लोग थे यूएसएसआर को, चाहे गवर्नमेंट सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कराई थी, पर लोगों का जो सिटीजन थे उनका कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अपना जो घर थे जिसमें वो रह रहे थे वो भी गवर्नमेंट के थे, अगर वो जहाँ काम कर रहे थे वो भी कौन दे रहा था, गवर्नमेंट दे। तो उनका खुद का कुछ था ही नहीं, इंडिपेंडेंट थे ही नहीं वो। लेकिन इसलिए जो सिटीजन्स थे यूएसएसआर के वो खुश नहीं थे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ he introduced economic and political reform policies of perestroika, restructuring and glasnost openness, but later his policies were criticized। अब क्या हुआ, वो चाहते तो मिखेल गोर्बाचेव थे कि जो सिटीजन्स की प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें ये पसंद नहीं है कि सब गवर्नमेंट के रोल में है, ये हट जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। उसका पेरेस्ट्रोइका, ये रशियन नेम है, इसका मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, आपको याद रखना है, रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इसको। रिस्ट्रक्चरिंग आपको मतलब पता होगा कि जो कोई स्ट्रक्चर होता है उसे फिर से एक बार रिस्ट्रक्ट करना, ठीक है, उसे फिर से बनाना। एंड ग्लासनॉट मतलब होता है ओपननेस। ये जो मिखेल गोर्बाचेव है ये चाहते थे कि थोड़ी सी जो हमारा यूएसएसआर है उसमें थोड़ी सी ओपननेस आए, क्योंकि सब क्या होता था, खुद ही गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती थी, खुद ही गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर लेती, कोई रोल ही नहीं था सिटीजन्स का कोई ओपिनियन लेता ही नहीं था। तो वो चाहते थे कि सिटीजन्स के भी ओपिनियन लिए जाएं, तो इसलिए ओपननेस भी थोड़ी सी होनी चाहिए। कहाँ, किस सिस्टम में, सोवियत के सिस्टम में। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ये सब करा कि उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस कराए, रिस्ट्रक्टिंग भी करी, और साथ में ग्लासनॉट मतलब ओपननेस भी लाई। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी जो पॉलिसीज़ है उन्हें क्रिटिसाइज़ करा गया, उन्हें गलत ठहराया गया। अब आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners। तो क्या हुआ, एक कूप, आपको पता है कूप किसे कहते हैं, मिलिट्री के जो लोग होते हैं उन्होंने टेक प्लेस कर लिया 1991 में। कहाँ पर, यूएसएसआर में, और दैट वाज द एनकरेज्ड बाय, और ये किसने करवाया, ये कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने कराया। हार्डलाइनर्स मतलब होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग होंगे, जैसे गवर्नर हो गए, जनरल हो गए, इन सब ने क्या कराया, इन्होंने जान के एक कूप को, जो मिलिट्री का कूप था यूएसएसआर में, उसको क्या कराया, उसे कह दिया कि तुम गवर्नमेंट को अब रोल करोगे कुछ टाइम तक, क्योंकि लोग अब मोर अवेयर हो रहे थे अपने राइट्स को लेकर। जब वो दूसरी कंट्रीज़ को देख रहे थे, जो यूएसएसआर के लोग थे वो भी चाहते थे कि अब यहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म आए, मतलब सब कुछ जो भी हो वो सिटीजन्स के हक में हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पीपल डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड वांटेड फ्रीडम। देखो यही इसमें लिखा है कि जो वहाँ के लोग थे यूएसएसआर के, वो ओल्ड स्टाइल रूल जो चलता हुआ आ रहा है 1917 से, जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, वो चाहते थे कि हट जाए, और उन सबको क्या चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी कम्युनिस्ट पार्टी को, क्योंकि उन्हें वही करना पड़ता था जो गवर्नमेंट उन्हें कहती थी करने को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़
Russia, Ukraine and Belarus, the three major republics of the USSR, declared in December 1991 that the Soviet Union was disintegrated. देखिए, आपको इन तीन जो कंट्रीज़ हैं इसके नाम याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि तीन ऐसी कौन सी मेजर रिपब्लिक्स थी। देखिए, रिपब्लिक्स मतलब क्या होता है, कंट्री, यूएसएसआर की, जिसने डिक्लेयर कर दिया था खुद को कैसा, डिसइंटीग्रेट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तीन कंट्री ने 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। आपको ईयर याद रखना है। 1991 में क्या हो गया था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। किसने करा था सबसे पहले, तीन कौन सी कंट्रीज़ थी, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने कह दिया था कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को कैसे, कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट, अब बिल्कुल मतलब डिसइंटीग्रेट का मतलब आप जानते हैं कि बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं सारी कंट्रीज़, अब जिसे जो करना है वो करे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का मतलब है कि शुरू से तो सोवियत सिस्टम में क्या चलता आ रहा था कि सिर्फ सोशलिज्म है। तो अब जो इन कंट्रीज़ को, जिन कंट्री के जो सिटीजन्स चाहते थे कि यूएसए जैसी कैपिटलिज्म आए, डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेसी मतलब कि जितनी भी पार्टीज़ चाहें वो अपने आप को इलेक्ट कर सकती हैं और उसके बाद इलेक्शंस लड़के वो जीत सकती हैं, ऐसे जो फ्री डेमोक्रेसी होती है वो अडॉप्ट करने को कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली किसने, जिस कंट्री को लगता था, सोवियत की कंट्री को, कि यहाँ पर जो सोशलिज्म सिस्टम है वो गलत है, तो उन्होंने ऐसे करके अपने आप को कैसा बना लिया, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक कंट्री बना लिया। तो आपको ये बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने तीनों ने सबसे पहले कह दिया था कि दिसंबर 1991 में कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, मतलब अलग हो गया है। नाउ अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जो बराबरी टक्कर दे रही थी यूएस को, वो इतनी जल्दी कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई। इतनी स्ट्रॉन्ग जो कंट्री थी, एक तरीके से 5 रिपब्लिक्स का जो एक मर्ज हुई हुई जो एक पूरी कंट्री बनी थी यूएसएसआर, वो इतनी जल्दी कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई। इसमें क्या ऐसे हम कह सकते हैं रीजंस थे जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो रीजंस फॉर द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। अब देखो, हमें बाहर से ऐसा लग रहा था कि वो यूएस को टक्कर दे रही है, सब हो रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर से जो इंटरनल वीकनेस होती है उसकी वजह से वो कोलैप्स हो गई, मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो गई। पूरी जो सोवियत यूनियन है 15 कंट्री अलग अलग हो गई एक दूसरे से। अब ऐसे क्या क्या इसमें इंटरनल वीकनेस थे, हम अंदर के बारे में पढ़ेंगे। बाहर से तो वो यूएस को भी टक्कर दे रहा था मिसाइल्स बना के, ये सब करके, लेकिन अंदर की जो है, किसी कंट्री के अंदर की जो बात है हम वो समझेंगे इसके अंदर, कि सोवियत यूनियन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल वीकनेस क्या क्या थी। देयर आर सेवरल रीजन्स विच लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से कोलैप्स हो गया, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं तबाह बर्बाद हो गया पूरा सोवियत सिस्टम जो था, सोवियत यूनियन था। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ these were internal weaknesses of Soviet political and economic institutions failed to meet the aspirations of the people। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कभी मतलब पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कि रीजंस लिखने होते हैं हमें सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होने के 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट लाइन आपको यही लिखनी है। ओके, इसका मतलब है कि बहुत सारी इंटरनल वीकनेस थी सोवियत के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। पॉलिटिकल भी वीकनेस थी और इकोनॉमिक भी, उनकी जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बेकार था, जिसकी वजह से जो सोवियत है वो फेल हो गया था, जिससे वो अपनी जो पीपल, जो यूएसएसआर के जो लोग थे उसको, उनके जो एस्पायर मतलब जो उनकी डिज़ायर थी, मतलब किसी भी चीज़ की जो चाह होती है किसी कंट्री में रहने की, कि उन्हें फ्रीडम मिल रही है या इंडिपेंडेंस मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो फेल हो गया था टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, के पीपल की जो डिज़ायर है उसे कंप्लीट करने में वो फेल हो गया था। सेकेंड पॉइंट इज़ द इकॉनमी ऑफ द सोवियत यूनियन बिकेम स्टैगनेंट। और जो इकॉनमी है सोवियत यूनियन की वो कैसी हो गई थी, स्टैगनेंट हो गई थी। स्टैगनेंट कहते हैं जो रुक जाती है, ठीक है, रुकी हुई को कहते हैं। जो बिल्कुल पैसे आने, सोवियत यूनियन में जो कारोबार था या हम कह सकते हो जो भी बिजनेस ट्रेड था सब बंद हो गया था, जिसकी वजह से इकॉनमी क्या हो गई थी, स्टैगनेंट हो गई थी, रुक गई थी, बंद हो गई थी। द सोवियत इकॉनमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर मिलिट्री आर्सेनल्स। तो सोवियत की जो और ऐसा क्यों था कि स्टैगनेंट हो गई थी, तो इसमें रीज़न लिखा है, ये इसका रीज़न है, यही रीज़न है इसका, कि द सोवियत इकॉनमी, जो सोवियत की इकॉनमी थी
यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज, जितने भी सोवियत में जो रिसोर्सेज थी, रिसोर्सेज क्या होती हैं, ऑयल हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर्स हो गए, ये सब वाटर हो गया, ये सब वो यूज़ करते थे किससे ज़्यादातर बनाने में, न्यूक्लियर और मिलिट्री अर्सेनल्स को। अर्सेनल्स मतलब आप समझ सकते हो मिसाइल्स को, बॉम्ब्स को, एटम बॉम्ब्स को, इन सबको ही कहते हैं, ठीक है। तो सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, सिर्फ अपने जितने भी रिसोर्सेज था उसे क्या बनाने में यूज़ करता, सिर्फ न्यूक्लियर और मिलिट्री अर्सेनल्स बनाने में यूज़ करता, बिकॉज वो क्या चाहता था, वो यूएस से मुकाबला करना चाहता था, यूएस की बराबरी करना चाहता था। इसलिए तो इसकी वजह से क्या हो गई, जो उसकी इकॉनमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई, क्योंकि वो किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। एग्रीकल्चर हो गई, ये बिजनेस हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, किसी पे वो ध्यान नहीं देता, सिर्फ वो क्या कर रहा था, न्यूक्लियर और मिलिट्री अर्सेनल्स बनाए जा रहा था। Now the third point is the Soviet Union too become stagnant due to rampant corruption. The unwillingness to allow more openness in government. तो क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था वो भी क्या हो गया था, बिल्कुल स्टैग्नेंट, उसकी इकॉनमी तो हो ही गई थी स्टैग्नेंट, उसके साथ साथ ही सोवियत यूनियन भी बिल्कुल बंद सा हो गया था, क्योंकि उसके अंदर रैम्पेंट मतलब होता है कभी ख़त्म ना होने वाली करप्शन था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या था, करप्शंस था। करप्शन आप जानते ही हैं, आपको पता है इंडिया में कितना करप्शन है, तो आप इसे समझ सकते हैं। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस, और साथ में अनविलिंगनेस मतलब किसी भी गवर्नमेंट, जितने भी उस गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, अथॉरिटेरियंस थे, उन सब में कोई भी विलिंगनेस नहीं थी कि वो कुछ नया बदलाव लाएं यूएसएसआर में, या कुछ अच्छा करें यूएसएसआर के लोगों के लिए, बस जैसे चल रहा है चलते रहने देना। और ओपननेस इन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट में ना वो ओपननेस लाना चाहते थे कि कुछ सिटीजन्स की भी ओपिनियन ले या नहीं ले, जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते उसे मानना ही पड़ता था सिटीजन्स को, सिटीजन्स की वहाँ कोई ओपिनियन कुछ नहीं चलता था। एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वेस्टलैंड, तो क्या था, सब कुछ क्या था, सेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंट्रलाइजेशन से आप समझते हैं सेंटर गवर्नमेंट जो होती है, जो मेन गवर्नमेंट होती है, ऑफ अथॉरिटी इन अ वेस्टलैंड, सबसे ज़्यादा जो सब कुछ जो अथॉरिटीज़ थी वो किसके हाथ में थी, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में, वही लिखा है इसमें। Now the next point is a section of the society was not happy with the reforms of Gorbachev. अभी हम पढ़ रहे थे, गोरबाचेव चाह रहे थे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए। मिखेल गोरबाचेव 1985 में जो इलेक्ट हुए थे जनरल सेक्रेटरी यूएसएसआर में, द कम्युनिस्ट पार्टी के थे ये, तो फिर भी इन्हें क्रिटिसाइज़ करा गया, जबकि इन्होंने अच्छा काम करना चाहा लोगों के लिए, जो यूएसएसआर की पब्लिक थी उसके लिए। फिर भी क्या थे, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, मतलब यूएसएसआर के जो लोग थे वो हैप्पी नहीं थे किसके, यूएसएसआर जो गोरबाचेव है उसके रिफॉर्म्स को लेकर। इट वॉज बिलीव दैट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय गोरबाचेव वर एट वेरी स्लो पेस। क्यों वो खुश नहीं थे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी गोरबाचेव के रिफॉर्म्स को, बस एक सिंगल वजह की वजह से कि वो बिलीव कर रहे थे जो सारे लोग थे यूएसएसआर के, कि जो रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गोरबाचेव वो कैसे हैं, एट वेरी स्लो पेस। मतलब स्लो पेस का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे वो कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जल्दी रिफॉर्म्स नहीं ला रहे हैं। ये इस वजह से गोरबाचेव को क्रिटिसाइज़ करा गया, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा वो स्लो पेस मतलब बहुत धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उन्हें जल्दी रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अगर हम किसी और रीज़न की बात करें कि यूएसएसआर क्यों कोलैप्स हो गया, क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया, अनदर रीज़न फॉर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म, कि लोगों के अंदर एक राइज ऑफ नेशनलिज्म आ गया। जैसा आपने पढ़ा था हिस्ट्री में, क्लास 10th में भी अपने राइज ऑफ नेशनलिज्म एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ा था। ऐसे क्या है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर ना एक ना अपने देश को लेकर, एक नेशन को लेकर एक ना डिज़ायर आ गई थी कि सबको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, साथ में फ्रीडम चाहिए, एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि उन्हें सॉवरेनिटी चाहिए थी, मतलब एक अपना जो फ्रीडम होती है, जो राइट टू स्पीच होती है, राइट टू स्पीक होती है, और हम कह सकते हैं हर चीज़ का उन्हें राइट चाहिए था, क्योंकि उनके पास जो लोग थे यूएसएसआर के, उनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं था कि राइट टू फ्रीडम या राइट टू स्पीक, इनका कोई से भी इनके पास राइट नहीं था। तो विद इन वेरियस रिपब्लिक्स, और ये सब सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं आ रहा था कि यूएसएसआर के सिर्फ एक कंट्री में आ रहा था उसे दबा देंगे अलग दूसरी कंट्री वाले के, नहीं ऐसा नहीं है, सारी कंट्रीज़ में ऐसा आ रहा था। चाहे वो रशिया हो गई, यूएसएसआर में रशिया थी, चाहे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स क्या है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो यूएसएसआर के अंदर ही मर्ज थी। Now the next paragraph of your NCERT book is consequences of disintegration। क्या मतलब consequences थे, reasons नहीं पूछे इन्होंने हमसे, consequences पूछे, मतलब क्या असली वजह थी लड़ाई की, क्या जड़ थी जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, ठीक है। तो देयर आर मैनी consequences ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, दे आर एज फॉलोज, कि बहुत सारी ऐसी consequences थी जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया पूरा यूएसएसआर। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं
तो वो है रशिया। रशिया जो था वो मेन वजह था जिसकी वजह से क्या हुई थी, डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का। सो नाउ Russia was accepted as successor state of Soviet Union by inheriting a Soviet seat in UN Security Council, who accepted all international treaties and commitments of Soviet Union। तो क्या था, जब डिसइंटीग्रेट हो गया रशिया तो क्या हुआ, रशिया को कैसे एक्सेप्ट कर गया, सक्सेसर ऑफ स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। जैसे अब हम भी जानते हैं कि सोवियत यूनियन, अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, रशिया आता है कि रशिया ही उसका सक्सेसर है। और किसी का नाम क्यों नहीं आता है, जैसे कि बेलारूस भी था, यूक्रेन थे, कजाकिस्तान और भी कंट्रीज़ थी, पर हम किसे सक्सेसर मानते हैं सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का, रशिया को, क्योंकि रशिया ने अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करा था कि वो सक्सेसर बनेगा, नेक्स्ट नई जनरेशन बनेगा किसकी, सोवियत यूनियन की, और उसने इनहेरिट करी थी सोवियत सीट। आपको पता है कि यूएन जो था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो थे, यूएनएससी जिसे कहते हैं हम, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 मेंबर्स परमानेंट हैं। तो वो कौन कौन से आपको पता है, यूएसए है, रशिया है। तो रशिया को कैसे मिली वो सीट, क्योंकि वो यूएसएसआर की थी, और यूएसएसआर का कौन सा सक्सेसर बना, रशिया, इसलिए रशिया को ये सीट मिली है। ठीक है। हु एक्सेप्टेड ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जिसने सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जितनी भी साइन होती हैं वो रशिया ही करता है, जो पहले यूएसएसआर करता था। ठीक है, कोई और कंट्री नहीं करती है, सिर्फ रशिया ही सक्सेसर बना था यूएसएसआर का। और जितने भी पहले जो सोवियत यूनियन कमिटमेंट्स कर रखे थे वो कौन पूरा करता है, उसे रशिया ही पूरा करती है। एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स मेजर्स विद द यूएस। और आपको पता है कोल्ड वॉर में जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटीज़ जो भी साइन हुई थी, जैसे एनपीटी थी, न्यूक्लियर पॉलिस्टिक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़, ये जो सारी थी, वो जो ट्रीटीज़ साइन हुई थी 1960s में, उस सब को भी मतलब जो आगे चला रहा है वो कौन है, रशिया है। जबकि वो यूएस के साथ किसकी साइन हुई थी, यूएसएसआर की, लेकिन चला कौन रहा है, रशिया के साथ, यूएस के साथ रशिया। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ इट लेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। ठीक है। देयर वॉज नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। और इसकी वजह से जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, तो इसकी सबसे अच्छी वजह क्या थी, मतलब इसकी जो रिज़ल्ट था, इसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट ये था कि कोल्ड वॉर भी इसके साथ ख़त्म हो चुका था। लिखा है इसमें इट लेड टू द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। जितने भी कन्फ्रंटेशंस चल रहे थे, डिबेट्स, टेंशन चल रही थी कोल्ड वॉर को लेके, वो सब खत्म हो गई किसके साथ, जब डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर। अब कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, देयर वॉज नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि क्या जो मेन वजह थी कोल्ड वॉर की, आपको पता है वो आइडियोलॉजी थी कि जो रशिया यूएसएसआर था वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता था और कम्युनिज्म पे, और जो वो था हमारा यूएसए, वो चलता था हमारा कैपिटलिज्म पे। अब जब रशिया वालों, जो यूएसएसआर के जो लोग थे, उन्हीं को सोशलिज्म नहीं पसंद था, तो उसके अंदर से सोशलिज्म हट गया था। उसके अंदर भी जो यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज़ थी, उस सब के अंदर ज़्यादातर क्या आ गया था, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी आ गई थी। तो अब कोल्ड वॉर भी, जो कोल्ड कन्फ्रंटेशंस थी, टेंशंस थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब आपको ये याद रखना है कि जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, तो कोल्ड वॉर 1945 से लेकर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ है 1945 से लेकर 1991 तक चला है कोल्ड वॉर। अब 1991 तक क्यों चला है, क्योंकि जब डिसइंटीग्रेट हुआ है रशिया दिसंबर 1991 में, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है 1991 में, जब ही एंड हो गया था कोल्ड वॉर का, जो इसमें लिखा था एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब डिसइंटीग्रेट हुआ है यूएसएसआर, जब ही एंड हो गया था कोल्ड वॉर का भी। ठीक है। Now the fourth point is power relations in world politics changed and thus it led to the change in the relative influence of ideas and institutions। जो पावर रिलेशंस थे पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो भी चेंज हो गए। जैसे पहले लड़ाई चल रही थी आइडियोलॉजीज़ को लेकर, इन सब में भी बदलाव आया। इट लेड टू चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस। और इन सब के जो इन्फ्लुएंस है, जो इन्फ्लुएंस था, आइडिया जो था कि यूएसएसआर को इन्फ्लुएंस, यूएसएसआर का मेन एजेंडा क्या था कि वो क्या करे, सोशलिज़म को पूरे वर्ल्ड में फैलाए, उसे इन्फ्लुएंस करे। तो ये तो हो नहीं पाया क्योंकि सोशलिज़म खुद यूएसएसआर के लोग को नहीं पसंद था। तो इसके साथ साथ क्या आ गया, चेंज आ गया कि जो यूएसएसआर की कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी ज़्यादातर क्या करा, डेमोक्रेसी को अपनाया। Now the next point is the US became the sole superpower which also backed the capitalist economy, making it the dominant economic system internationally। तो अब क्या हुआ, जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, अब पता है हमें, तो अब सुपर पावर सिर्फ कौन रह गई, एक रह गई, जिसका नाम है यूएसए। ठीक है।
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या बन गई, सोल सुपर पावर। सोल मतलब है सिंगल सुपर पावर बन गई। अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर है, कौन है, यूएसए। उस टाइम की बात करें, अब तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन सी वर्ल्ड में सुपर पावर्स है, कौन कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप्ड हो गई हैं और सुपर पावर्स बन रही हैं। विच ऑल्सो बैक द कैपिटलिस्ट इकॉनमी। साथ साथ जब यूएस बन गई सुपर पावर तो अब और कंट्रीज़ को लगता था कि यूएस सुपर पावर क्यों है वर्ल्ड की, क्योंकि उसकी जो इकॉनमी है वो कैसे कैपिटलिज्म है उसकी इकॉनमी में। तो और भी जो कंट्रीज़ थी वो क्या अपनाने लगी, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सबको अपनाने लगी, मेकिंग इट द डोमिनेंट इकॉनमी। और जब पूरी जो ज़्यादातर जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो जब कैपिटलिज्म को अपनाने लगी तो वो क्या बन जाएगी, वो डोमिनेंट इकॉनमी बन जाएगी पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनली लिखा है ना इसमें यही। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे फॉर द इमरजेंस ऑफ द मैनी न्यू कंट्रीज़। और जो एंड हुआ सोवियत ब्लॉक का, उसने क्या करा, उसने पेव्ड वे फॉर द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज़। ये एक तरह से हम कह सकते हैं मिसाल बन गई और दूसरी नई कंट्रीज़ के लिए एमरजेंस बन गई। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीज़ चाह रही थी पहले कि वो भी सोशलिज़म अपनाएं यूएसएसआर को देख के, तब उन्हें पता चल गया कि ये सोशलिज़म अपनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग भी खुश नहीं रहते और बाद में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए वो सब भी किसकी तरफ चलने लगी, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की तरफ चलने लगी। ऑल दीज कंट्रीज़ हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस। और ये सारी जो कंट्रीज़ थी जो यूएसएसआर में से निकली थी, 15 जो कंट्रीज़ थी जब डिसइंटीग्रेट हो गई थी, उन सब के खुद के क्या थे, इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन और चॉइसेस थी। अब वो कुछ भी अपना सकती हैं, अब किसी का भी कोई हेड नहीं है किसी भी कंट्री का, जो उनका मन करे वो उसे अपना सकती हैं, चाहे वो यूएसएसआर मतलब चाहे वो कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, कुछ भी। Now the next point is the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interests and economic and capital difficulties. अब क्या हुआ, जो इंटरनेशनल सिस्टम था उसने देखा कि बहुत सारे नए जो प्लेयर्स हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। किस में आ रहे हैं, जो ये कंट्रीज़ जो 15 कंट्रीज़ थी वो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, इसके अंदर आने की सोच रहे हैं ज़्यादातर जो इंटरनेशनल सिस्टम के जो प्लेयर्स हैं, विच इट्स ओन आइडेंटिटी, अपने खुद की आइडेंटिटी के साथ आने को सोच रहे हैं और उनके खुद के इंटरेस्ट हैं, वो मदद करने नहीं आ रहे हैं। जो ये डिसइंटीग्रेट हुए हैं कंट्रीज़ इनकी, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं और अपने खुद के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे अब इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो शॉक थेरेपी है वो उसने कैसे हुआ, और यूएसएसआर के अभी हम और भी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि ये तो हमारे कहने से ईजी है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, पर जैसे डिसइंटीग्रेट हो गया जो सिटीजन्स थे उनके लिए और प्रॉब्लम हो गई। अब उनका हेड कौन है, उन्हें कौन मतलब बताएगा कि आगे क्या करना है, क्या कौन इन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा, तो हम इसे पूरा पढ़ेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। पार्ट 2 में हम अपने पूरे एडिट टॉपिक्स भी कंप्लीट करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर हमारा रह गया है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।